लोकसभा चुनाव में सत्ता का पहला पत्ता मायावती और अखिलेश यादव ने आज एक साथ ओपन किया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया। सीट बंटवारा भी दोनों ने आपस में कर लिया और इस बात की गुंजाइश भी खत्म कर दी कि दोनों पार्टियों में छोटा कौन और बड़ा कौन। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने 2019 में 50-50 खेलने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन पर आज पक्की वाली मोहर लग गई। लखनऊ के 5 सितारा होटल में वक्त से पहले बसंती बहार छाई। पीले फूलों का गुलदस्ता देकर अखिलेश ने मायावती का स्वागत किया और बदले में मायावती ने ऐलान कर दिया कि मोदी का मैजिक और अमित शाह के बूथ मैनेजमेंट से निपटने का गणित तैयार है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। मायावती और अखिलेश की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें 2019 के लोकसभा चुनाव का गणित सुलझाने के साथ साथ मायावती और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री भी खुलकर सामने आई। अखिलेश यादव ने मायावती को पूरा सम्मान दिया तो बदले में मायावती ने भी बड़प्पन दिखाया और ऐलान कर दिया कि दोनों दलों का ये गठबंधन लंबा चलेगा। ये सपा और बसपा का जो गठबंधन है तो ये स्थायी है, लंबा चलेगा, आगे भी चलेगा। और लोकसभा आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के आम चुनाव होंगे उसमें भी चलेगा, लंबा चलेगा, आगे चलेगा, स्थायी चलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत है। आपको याद होगा मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने बराबर का एक दूसरे का सम्मान करने का काम किया है गठबंधन में। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच बराबरी का समझौता होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। सब मानकर चल रहे थे कि बीएसपी के खाते में ज्यादा सीटें जाएंगी। प्रेस वार्ता से पहले अखिलेश यादव जिस अंदाज में मायावती के सामने नतमस्तक थे, उससे भी लग रहा था कि गठबंधन में मायावती का पलड़ा भारी होगा। लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि बड़ी मुश्किल से बने इस गठबंधन में वो किसी भी स्तर पर गलतफहमी की गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली। नेताओं की जुगलबंदी जबरदस्त रही और गठबंधन के ऐलान का जश्न भी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था 1995 का गेस्ट हाउस कांड। मायावती और अखिलेश यादव के बीच जब गठबंधन की खिचड़ी पक रही थी तब बीजेपी के नेता बार बार यही ताना मार रहे थे कि मोदी से हार का डर ही है जिसने मायावती को गेस्ट हाउस कांड बुलाने को मजबूर कर दिया। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल कर लिया कि वो बीजेपी को हराने के लिए सब कुछ भुलाने को तैयार है, गेस्ट हाउस कांड की कड़वाहट भी। लखनऊ में आज की इन तस्वीरों पर 23 साल से भी ज्यादा पुराने एक भूत का साया था। यूपी की राजनीति में उस भूत को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। मायावती ने आज समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया तो इस बात पर भी मोहर लगा दी कि अब गेस्ट हाउस कांड को लेकर उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। मायावती जिस गेस्ट हाउस कांड को भुलाने की बात कर रही हैं, वो कोई मामूली घटना नहीं थी। आपको बताते हैं कि लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में 23 साल पहले क्या हुआ था। 2 जून 1995 वीवीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ।
लखनऊ में उस दिन बीएसपी ने मुलायम सिंह यादव की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था। बीएसपी के विधायकों के साथ मायावती गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में मौजूद थी। तभी वहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने धावा बोल दिया। बड़ी मुश्किल से मायावती की जान और इज्जत बची थी। इस कांड के बाद मायावती को समाजवादी पार्टी के नाम से नफरत हो गई। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में जब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया तो बड़ा सवाल यही था कि क्या मायावती गेस्ट हाउस कांड को भुलाने की तैयारी में है। इंडिया न्यूज के मंच पर अखिलेश यादव का सामना भी इस सवाल से हुआ। अखिलेश जी, ये जो जुमला है ये मंदिर मूवमेंट के बाद शुरू हुआ और मंदिर मूवमेंट के बाद एक सफल एक्सपेरिमेंट हुआ कि कल्याण सिंह इतने बड़े नेता थे, बाबरी का ढांचा गिराया गया या बाबरी मस्जिद गिराई गई, जो आप उसको कह लें, विवादित ढांचा कह लें। मैं ये जानना चाहता हूं, तब आपके पिताजी ने और मायावती और कांशीराम जी ने एक बड़ा स्ट्रांग अलायंस बनाया। उसके बाद बीएसपी और संबंध समाजवादी पार्टी के कितने कड़वे हो गए आप जानते हैं। तो इस कड़वे संबंधों में आपने मिठास कैसे बोली? मैं पुरानी बात भूल गया और जो पुरानी बात भूल जाएगा उसी के संबंध आने वाले समय अच्छे होंगे। और हमारे कभी संबंध खराब नहीं हुए, हमने उन्हें हमेशा सम्मान देकर के ही बुलाया है। नहीं, लेकिन जो बिटरनेस थी, जिस तरह की बातें होती थी एक दूसरे के बारे में, मैंने कभी नहीं की होगी। ये तो सब रिकॉर्डेड है। जब से मैं आया हूं राजनीति में तब से तो सब चीजें रिकॉर्डेड हैं। हमने तो कभी नहीं कहा होगा। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आप राजनीति में नहीं आए थे, तो मैं उसका जवाब ही नहीं दे सकता। जून 1995। लेकिन कुछ भी हो जाए राजनीतिक इतिहास का सामना आपको करना होगा। आप उससे भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं उस वक्त राजनीति में नहीं आया था तो उस समय के सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी नई कर दी, इसे नई पार्टी पे कोई आरोप नहीं लग सकता। दरअसल गेस्ट हाउस कांड को भुलाने की पहल अखिलेश यादव ने की थी। यूपी में लगातार 3 चुनाव हार चुकी मायावती को बात समझ में आ गई। उन्हें बीजेपी को हराने का वो गणित भी समझ में आया जो उनके राजनीतिक गुरु कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर तैयार किया था। 1993 का समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वो गठबंधन जिसने राम मंदिर की प्रचंड लहर पर सवार बीजेपी को भी मात दी थी। तब खुद कांशीराम ने नारा दिया था, मेरे मुलायम कांशीराम हवा हो गए, जय श्री राम। मायावती ने खुलकर माना कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बुनियाद क्या है। समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहां सरकार भी बनाई गई थी। यूपी में एसपी और बीएसपी के बीच हुए गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करना घाटे का सौदा है। मायावती ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो और अखिलेश दोनों अपने हाथ जला चुके हैं। लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं किया है। और इस तरह मायावती ने कांग्रेस को एसपी बीएसपी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखने की वजह भी बताई और दावा किया कि कांग्रेस के साथ अतीत में गठबंधन का अनुभव एसपी और बीएसपी दोनों ही पार्टियों के लिए अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टियों को खामियाजा उठाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को तो हमसे पूरा लाभ मिल जाता है, लेकिन हमारी जैसी ईमानदार पार्टियों को इनसे इसका कोई खास लाभ इनसे कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है और इससे फिर हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत और कम हो जाता है, जिसका कड़वा अनुभव हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में ही सन 1996 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया भी है।
और शायद लगभग यही कड़वा अनुभव जो पिछले विधानसभा के हुए आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया है। हालांकि मायावती ने साफ किया कि यूपी में गांधी परिवार के परंपरागत गढ़ अमेठी और रायबरेली में गठबंधन उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन में जगह न मिलना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। But perhaps this is not the last word. Maybe there will be some rethink as the elections approach, and a truly broad-based alliance will be formed in Uttar Pradesh. ऐसे में कहा जा रहा है कि एसपी बीएसपी गठबंधन से बाहर होने पर कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में अकेले दमखम दिखाने की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। अखिलेश यादव चुप थे। अपनी बारी आने पर भी उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन मायावती ने कांग्रेस को जी भर के कोसा। उन्होंने कांग्रेस को बेआबरू करके गठबंधन से बाहर रखने का ऐलान किया और राहुल सोनिया की सीटें गिफ्ट में देकर गांधी परिवार से दोस्ती का रास्ता भी खुला रखा। अब कांग्रेस को सूझ नहीं रहा कि मायावती अखिलेश को जवाब कैसे दे। कांग्रेस मायावती और अखिलेश गठबंधन से आउट हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने इस गठबंधन का विरोध नहीं किया। उल्टा कांग्रेस यही कह रही है कि देश में ऐसे गठबंधन की सख्त जरूरत है। आवश्यकता है पूरे देश में गठबंधन होए, क्योंकि हमें नहीं भूलना कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 31% वोट मिले थे और ये कहते हैं हमें जन आदेश मिला था। ये वोट के बिखराव से ये होता है, वोट के बंटवारे से ये होता है। तो हम चाहते हैं वोट का बंटवारा ना होए और जो सही जन आदेश है उस सही जन आदेश से गवर्नमेंट बने। कांग्रेस इस बात को समझती है कि एसपी और बीएसपी का वोट बैंक बड़ा खेल कर सकता है। ऐसे में इस गठबंधन से बाहर होने से सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। लेकिन एसपी बीएसपी ने रायबरेली और अमेठी सीट छोड़कर बड़ा दिल दिखाया है। वैसे राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए आज के बयान में भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। जॉब या इसके बारे में हमारा पार्टी की क्या धारणा रहेगी, क्या विचार रहेगा, उसके लिए हम लखनऊ में कल बताएंगे, क्योंकि हम सब लोग कल लखनऊ में हैं। 2 दिनों से हम वेस्टर्न यूपी के लोगों से मिल रहे थे डिस्ट्रिक्ट वाइज, और कल से हम सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी के लोगों से मिलने वाले हैं। तो इसका जवाब और प्रेस कॉन्फ्रेंस कल लखनऊ में। गठबंधन का ऐलान करने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती कई बार बुआ की भूमिका में नजर आई। मायावती ने उन सारे मुद्दों पर खुद मोर्चा संभाला जिन पर बोलने में अखिलेश यादव को दिक्कत हो सकती थी। शिवपाल सिंह यादव भी उन्हीं दिक्कतों में से एक हैं। अखिलेश को रिश्ते और राजनीति के इस धर्म संकट से मायावती ने उबार लिया। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चिंता चाचा शिवपाल यादव ही हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की इतनी बुरी गत न होती अगर शिवपाल ने बवाल न मचाया होता। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव जब बीएसपी के साथ गठबंधन का दाव खेल रहे थे, तब शिवपाल यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर मैदान में उतर चुके थे। समाजवादी पार्टी के नेता कई बार शिवपाल यादव को बीजेपी का एजेंट कह चुके थे, लेकिन अखिलेश यादव चुप थे। अखिलेश का धर्म संकट मायावती ने समझा और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिवपाल के बारे में वो कहा जो अखिलेश के लिए बोल पाना मुश्किल था। और अब इससे इनका शरीर शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। वहीं शिवपाल यादव अब भी इस गठबंधन में अपनी पार्टी के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। ये गठबंधन जनाब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अधूरा है और भारतीय जनता पार्टी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और जो हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी और छोटे छोटे जो दल हैं
सेकुलर लोग हैं, यही भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के रिश्ते हों या फिर मुलायम परिवार की अंदरूनी राजनीति, इन सब के बारे में अमर सिंह से ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं हो सकती। सुनिए मायावती और अखिलेश के गठबंधन और शिवपाल की राजनीति के बारे में अमर सिंह क्या बोल रहे हैं। Unemployed BSP workers, because they are only getting 38 seats. In the remaining seats, BSP aspirants who are working hard will be there. And unemployed SP workers, because only 38 will be getting. Rest of them, what will they do? If all of them are assembled by Shivpal, and by any chance Shivpal and other smaller outfits, in organizing them, Shivpal has got great skill. If he joins hands with Congress, so Congress will get flesh and muscle, which Congress needs very badly. मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकातें 2017 से जारी थी। इस साल की शुरुआत तक ऐसी मीटिंग को सीक्रेट रखा जा रहा था। फिर 4 जनवरी को खबर आई कि अखिलेश यादव और मायावती की मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव ने खुद इसकी पुष्टि की और कहा कि वो मायावती को हैप्पी न्यू ईयर बोलने गए थे। मायावती ने आज उस मुलाकात का राज भी खोल दिया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता आज जिस गठबंधन का जश्न मना रहे हैं, उस पर मायावती ने 4 जनवरी को ही मुहर लगा दी थी। उसी दिन जब अखिलेश यादव दिल्ली आए थे, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि मायावती के साथ अखिलेश यादव ने 3 घंटे मीटिंग की और इस मुलाकात में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने तब कहा था कि वो बीएसपी सुप्रीमो को हैप्पी न्यू ईयर कहने गए थे। मुलाकात चली दिल्ली में मायावती जी के साथ, किस तरह का स्वरूप रहा था गठबंधन का? देखिए, नए साल पे बधाई दी गई और कुछ जगह बातचीत हुई है, क्योंकि जब मिले तो बातचीत हुई है, लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। क्या ये 15 जनवरी को सर ऐलान होने की बात कही जा रही थी? 15 जनवरी को तो आप क्यों अनुमान लगा रहे हैं कि 15 जनवरी को ही ऐलान होगा? लेकिन गठबंधन की सीटों को लेकर सर सुबह से चर्चा है। अच्छा, मैं देख लूँ, सुबह से चर्चा है अभी। आज अखिलेश यादव के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने साफ किया कि 4 जनवरी की मीटिंग में ही सब कुछ तय हो गया था। उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का यह लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा ये गठबंधन फाइनल हो चुका है और इसके लिए हमने दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में इकट्ठा बैठकर वे काफी गहन सोच विचार करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों का फाइनल बंटवारा भी कर लिया है। अखिलेश यादव और मायावती की मुलाकात की खबरों के अगले ही दिन यूपी में खनन घोटाले को लेकर सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई। मायावती ने तब अखिलेश यादव को फोन करके अपना समर्थन दिया था। अखिलेश की मौजूदगी में मायावती ने कबूल किया कि सीबीआई की छापेमारी की प्रतिक्रिया में उनका गठबंधन और मजबूत हुआ। हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते हुए उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर अपनी पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बने इस गठबंधन को कमजोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि ने बड़े पैमाने पर उछाल दिया। इनके इस घिनौनी हरकत से अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। लोग यही समझते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की खिचड़ी 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद पकनी शुरू हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने आज नई कहानी सुनाई। जिस दिन से सत्ता के नशे में चूर भाजपा के नेताओं ने आदरणीय मायावती जी पर अशोभनीय टिप्पणियों करने का सिलसिला शुरू किया था और भाजपा ने अपने उन संस्कारहीन नेताओं को दंडित करने की बजाय उन्हें बड़े बड़े मंत्रालय देकर उनके हौसले बढ़ाए थे। अपने मन में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर उस दिन अंतिम मोहर लगा दी थी
अखिलेश यादव जिस घटना की याद दिला रहे हैं वो 2016 की है और मायावती का अपमान करने के आरोपी थे बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह, जिनकी पत्नी स्वाति सिंह योगी सरकार में मंत्री है। अखिलेश यादव ने इस घटना के बहाने मायावती के अपमान का जख्म कुरेदा, बीएसपी को एहसास कराया कि मायावती का सम्मान उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी कि बीएसपी और बहन जी के बारे में बोलते समय सोच लेना। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की खबर आ चुकी है। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी के महागठबंधन का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन ही 2019 के चुनाव की सबसे बड़ी खबर है। वजह बहुत साफ है, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यूपी के दम पर ही 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और 2019 में भी राजनीति की तस्वीर और नेताओं की तकदीर यूपी से ही तय होगी। मायावती और अखिलेश यादव ने यूपी में गठबंधन का ऐलान उस दिन किया जिस दिन बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में 2019 की रणनीति पर मंथन हो रहा था। इस मंथन पर ये चिंता भी अब हावी हो गई है कि यूपी की 80 सीटों पर वोटों का गणित कैसे दुरुस्त होगा। ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बीजेपी फिलहाल मोदी की लहर पर सवार है, इसलिए वो गठबंधन को लेकर बेफिक्री दिखा रही है। हालांकि सच्चाई बीजेपी नेताओं को भी पता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट बैंक एक साथ आया तो 2019 में बीजेपी की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी की इमेज और अमित शाह की रणनीति के दम पर यूपी में लोकसभा की 71 सीटें जीती थी। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े अपना दल को भी 2 सीटों पर जीत मिली थी। वोटों के गणित के हिसाब से देखें तो यूपी में अगर 2014 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट एक साथ होता तो तस्वीर बदल जाती। 2014 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का साझा वोट 38 सीटों पर बीजेपी पर भारी पड़ता। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की ताकत का एहसास 2018 में हुए 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में हो चुका है। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में 2014 में बीजेपी बड़े अंतर से जीती थी। बीजेपी का वोट तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साझा वोट से भी ज्यादा था, लेकिन 2018 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साझा उम्मीदवारों ने तीनों सीटों पर बीजेपी को मात दे दी। बीएसपी व सपा का पूर्व में विधानसभा चुनाव के लिए हुआ गठबंधन का पिछला रहा अनुभव दोनों ही पार्टियों के लिए काफी कारगर साबित हुआ है। अर्थात दोनों ही पार्टियों का वोट एक दूसरे के उम्मीदवारों को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीएसपी व सपा का गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने में कोई भी परहेज नहीं है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से बीजेपी कैसे निपटेगी? सबको लगता है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी के पास कोई न कोई मास्टर स्ट्रोक जरूर होगा। हालांकि बीजेपी की सहयोगी अपना दल मान रही है कि मायावती और अखिलेश की चुनौती से निपटना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, ये गठबंधन एक बड़ी चुनौती है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग मिल बैठ करके रणनीति बनाएंगे और हम इस चुनौती से पार पालेंगे। यूपी में मायावती और अखिलेश यादव के साथ आने से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो है बीजेपी। 2014 में यूपी के रास्ते दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने वाली बीजेपी को 2019 में कड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक हर कोई गठबंधन को मजबूरी बता रहा है।
यूपी में मायावती और अखिलेश की जोड़ी बीजेपी का रास्ता रोक सकती है, ये बात बीजेपी भी समझती है। इसलिए शब्दों के बाण छोड़कर गठबंधन को कमजोर बताने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन को मजबूरी करार दिया, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इसे स्वार्थ का गठबंधन बताया। लेकिन शाह के बयान से ये भी साबित हो गया कि इस जोड़ी का डर बीजेपी में बैठ गया है। आज शाह ने एनडीए के कुनबे का नाम गिनाकर ये संदेश देने की कोशिश भी की कि हम सबसे मजबूत हैं। इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। सत्ता का और स्वार्थ का जो गठबंधन हुआ है, मैं तो उसको मानता हूं कि कई बार ईश्वर कई चीजें अच्छे के लिए ही करता है। एक बार तो ये मुकाबला होना ही था, तो मोदी जी के नेतृत्व में, लोकप्रिय नेतृत्व में क्यों न कर दे। जितने को इकट्ठा होना है इतने इकट्ठा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। हमारे साथ एनडीए के 35 साथियों का एक बहुत बड़ा कुनबा, उनका भी समर्थन मोदी जी के साथ चट्टान की तरह। देश भर में छोटी छोटी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ लेने का निर्णय किया है। दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई जनजाति की छोटी सी पार्टी आज हमारे साथ मोदी जी को देखकर आशा के साथ जुड़ी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विरोधियों के गठबंधन में इतनी ताकत नहीं जो पीएम मोदी का मुकाबला कर सके। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में गठबंधन के फेल होने की भविष्यवाणी कर दी। चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती और मुझे लगता है भारत का विकास, भारत की समृद्धि और भारत का उत्थान जिन्हें अच्छा नहीं लगता, वे लोग आज मोदी जी के खिलाफ गठबंधन करने का दांव चला रहे हैं। लेकिन एक दांव चलेगा नहीं। देश की जनता सब कुछ जानती है और इस दांव को उसी प्रकार से फेल करेगी जैसे 2014 में देश के अंदर किया था, जैसे 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। इस गठबंधनों का क्या इतिहास है, मैं इसको अंग्रेजी में कहता हूं कोएलिशन ऑफ राइवल्स। ये आपसी दुश्मनों का गठबंधन है। तो कौन विपक्ष का नेता है जो मोदी जी के सामने मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, लेकिन 38 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर एसपी और बीएसपी के साझा वोट से कम था। यानी उस वक्त मोदी लहर में भी एसपी बीएसपी साथ होते तो बीजेपी की सीटें आधी हो जाती। अब जब दोनों पार्टियां साथ आ गई हैं, तो ये 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मायावती अखिलेश के साथ आने की अहमियत बीजेपी के सहयोगी समझते हैं। इसलिए सहयोगियों ने भी कहा है कि अब एनडीए के कुनबे को और मजबूत करने की जरूरत है। अखिलेश माया की जोड़ी से सिर्फ बीजेपी ही परेशान नहीं है, बल्कि उसकी सहयोगी पार्टियों की चिंता भी बढ़ गई है। एनडीए से नाराज चल रहे अपना दल ने भी माना है कि ये बड़ी चुनौती है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हम मिलकर इस चुनौती से निपट लेंगे। लेकिन बिहार में एनडीए के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की शक्ति को समझ गई है। जेडीयू ने बीजेपी को नसीहत दी है कि उसे भी अपना कुनबा और मजबूत करना चाहिए। ये गठबंधन एक बड़ी चुनौती है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग मिल बैठ करके रणनीति बनाएंगे और हम इस चुनौती से पार पा लेंगे। यह देश गठबंधन के दौर से गुजर रहा है। देश में सरकार बनानी है तो गठबंधन करना है, प्रदेश में सरकार बनानी है तो गठबंधन करना है। तो ये सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव हुए हैं तब तब गठबंधन करके ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि दो उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत है। ये दो बड़ी ताकतें आज जो इकट्ठा हुई हैं, इसे घबराने की बात भी नहीं है। ये चुनाव का वक्त है और सभी दल
अपने अपने खेमे की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। सपा बसपा का गठबंधन भी उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है, लेकिन ये आधा अधूरा है। सपा बसपा की जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी एक बड़ी दावेदार कांग्रेस पार्टी है और एनडीए का गठबंधन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ये भी सच है कि 2014 में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले एनडीए का कुनबा लगातार छोटा होता गया है। कई सहयोगी साथ छोड़ गए तो वहीं अपना दल और सोहेल देव भारतीय समाज जैसी पार्टियां भी आंखें तैरती रहती हैं। शिवसेना और बीजेपी की तकरार भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे हालात में विरोधियों का यूं मजबूत होना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर है। एसपी बीएसपी ने गठबंधन से कांग्रेस की छुट्टी कर दी, लेकिन महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के सहयोगी भी मायावती और अखिलेश को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुनिए यूपी के घटक दलों ने गठबंधन पर क्या कहा। एसपी बीएसपी के गठबंधन को कांग्रेस के सहयोगी भी मजबूत मानते हैं। लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अखिलेश माया के गठबंधन का स्वागत किया है। तेजस्वी ने कहा है कि गठबंधन यूपी बिहार में बीजेपी की हार की शुरुआत है। वहीं लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि इस गठबंधन में कांग्रेस होती तो अच्छा होता। वहीं एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गठबंधन का स्वागत किया है। तो जो कल्पना लालू जी का था वो आज साकार हुआ है और मेरा स्पष्ट रूप से मानना यह है कि बीजेपी की हार की शुरुआत यूपी और बिहार से हो चुकी है। यूपी बिहार जो राज्य हैं, बड़े राज्य हैं और यहां से बीजेपी का जो है सफाया हो चुका है। नहीं, गठबंधन का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन गठबंधन का पूरे देश भर में एक तरह से देश के लोकतंत्र पर खतरा है। तो किसी पार्टी को अलग करना है, मैं मानता हूं कि थोड़ा अतिरेक है ये। वो आए हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए, मिलजुल करके भाजपा के विरोध में लड़ना चाहिए, वो किए हैं, बहुत अच्छी बात है। बिहार में आरजेडी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन यूपी में गठबंधन से कांग्रेस के बाहर होने के बावजूद सहयोगी माया अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं। वैसे लालू परिवार और मुलायम फैमिली के तो घरेलू संबंध हैं, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी ये बात समझते हैं कि माया और अखिलेश यूपी में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। वहीं लेफ्ट ने भी एसपी बीएसपी के गठबंधन का स्वागत किया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा है कि यूपी में देश की सियासत बदलने की ताकत है कि यूपी के अंदर बसपा और सपा का गठबंधन जो है उसका घोषणा हुआ, उसका स्वागत करते हैं हम दोनों ने वहीं पर भी कहा कि यही होगा हर प्रदेश में। जिस तरीके की हालत देश के अंदर बिगाड़ के रखा है ये भाजपा की सरकार और मोदी साहब, और जो अभी हाल में जो हुआ सीबीआई के साथ, ये स्पष्ट है बहुत कुछ उनको छुपाना है। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का इत्तेहाद ही कोई बदलाव ला सकता है। पूरे हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदलने के लिए उत्तर प्रदेश अकेला काफी है। यूपी में गठबंधन करने वाली एसपी बीएसपी ने दूसरे सहयोगी दलों के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी हैं। ऐसे में इस गठबंधन में अजीत सिंह की आरएलडी के शामिल होने की गुंजाइश भी करीब करीब खत्म हो गई है। इन बातों का फैसला वो समाज सपा और बसपा की जो मुखिया हैं, दोनों लोग मिलकर के करेंगे कि हमारा उसमें गठबंधन में हमें किन सीटों पर लड़ना है, कहां कहां लड़ना है, वो हमारे नेताओं को बताएंगे और हमारी जब वार्ता पूरी हो जाएगी हम आपसे शेयर करेंगे। सुना आपने, ये आरएलडी के नेता अनिल दुबे हैं। इनका ये बयान आज सुबह का ही है। इन्हें मायावती और अखिलेश यादव पर भरोसा था कि गठबंधन में आरएलडी की भी हिस्सेदारी का ऐलान होगा, लेकिन लखनऊ में एसपी बीएसपी गठबंधन का ऐलान करते वक्त न तो मायावती ने चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जिक्र किया और न ही अखिलेश यादव ने। हालांकि गठबंधन की 2 सीटें दूसरे सहयोगियों के लिए छोड़ दी गई है। लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। कहा जा रहा है कि ये 2 सीटें आरएलडी के लिए छोड़ी गई हैं, लेकिन लगता नहीं कि 2 सीटों की पेशकश पर आरएलडी एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल होगी। हालांकि सूत्रों का दावा है कि अगर आरएलडी गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है
तो बागपत और मथुरा सीट के अलावा समाजवादी पार्टी एक सीट और अपनी तरफ से उन्हें ऑफर कर सकती है। लेकिन अगर आरएलडी राजी नहीं होती तो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कोई परवाह नहीं। वो साफ कर चुकी हैं कि बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ही काफी है। आरएलडी को लेकर अब दुविधा में सिर्फ अखिलेश है। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ खुला गठबंधन किया था। उन्होंने कैराना लोकसभा सीट भी आरएलडी के हवाले कर दी थी। बदले में आरएलडी ने नूरपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया था। अखिलेश को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर आरएलडी का साथ गठबंधन की मजबूती के लिए जरूरी है, इसलिए वो आरएलडी को मनाने की जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का एक ही टारगेट है, 2019 में मोदी को हराना। कांग्रेस इस गठबंधन की नजर में विलेन नंबर 2 है। अब सवाल यह है कि 80 सीटों वाले यूपी के इस दमदार गठबंधन की ओर से पीएम का दावेदार कौन है? इस गठबंधन के सूत्रधार अखिलेश यादव हैं, लेकिन दबदबा मायावती का ही है। इसलिए मायावती से पहले अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे ताकि वो बहन जी का वेलकम कर सकें। मायावती के बैठने से पहले अखिलेश कुर्सी पर नहीं बैठे। मायावती को फॉलो करते हुए अखिलेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा बयान ही पढ़ा ताकि जुबान से कुछ ऐसा वैसा न निकल जाए जो बहन जी को बुरा लगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। मायावती के लिए अखिलेश यादव का इतना सम्मान दिखा तो ये सवाल तो उनसे पूछना ही था कि क्या वो मायावती का नाम पीएम पद के दावेदार के तौर पर आगे करेंगे। क्या कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? इस सवाल पर अखिलेश कुछ पल के लिए चुप रहे। उन्होंने सोचा और फिर नपा तुला जवाब दिया, जिसका मतलब जो चाहे निकालता रहे। क्या कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। अब इतना तो सबको पता है कि मौजूदा समय में पीएम पद के जितने बड़े दावेदार हैं उनमें से ज्यादातर यूपी से ही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, जो कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। मायावती को शायद अंदाजा था कि उनके पीएम बनने का सवाल उठेगा, इसलिए उन्होंने खुद के एमपी का चुनाव लड़ने का सवाल भी अपने अंदाज में ही टाल दिया। पूछिए ना, लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो गया, आप क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और किस सीट से लड़ेंगी? आप चुनाव लड़ेंगी तो किस सीट से लड़ेंगी? आप पूछिए, इधर माइक दे दीजिए। इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी समय आने पर। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने चुनावी रणनीति पर मंथन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह समझाया गया कि कैसे मोदी सरकार के काम को लोगों के सामने रखकर उन्हें वोटों में तब्दील करना है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने अपने अंदाज में विरोधियों पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण में पीएम मोदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल पहुंचाना चाहती थी। आज मेरा मन कुछ जरा ज्यादा बोलने के लिए करता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्यादा बोलने का मन था। दिल्ली के रामलीला मैदान पर वो बोले और विरोधियों पर चुन चुनकर हमला किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार का भी आगाज कर दिया। राफेल से लेकर अगस्ता और चौकीदार से लेकर आरक्षण तक हर मुद्दे को चुनावी लिहाज से पेश किया। लेकिन आज के भाषण की सबसे खास बात ये थी कि पीएम मोदी ने पहली बार कांग्रेस पर उन्हें जेल पहुंचाने की साजिश रचने का खुलेआम आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो गुजरात के सीएम थे तब सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में कांग्रेस ने उन्हें फंसाने की हर कोशिश की। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो 12 साल तक लगातार कांग्रेस ने और उसके साथियों ने
और उसके इशारे पर चलने वाली सिस्टम ने, उनके रिमोट से चलने वाले नेताओं और अफसरों ने, उनकी पूरी सल्तनत ने हर तरीके से मुझे परेशान करने का काम किया। एक मौका नहीं छोड़ा। उनकी एक भी एजेंसी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे सताया न हो। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता भाषण करते थे कि मोदी जेल जाने की तैयारी करें, अब इस मुख्यमंत्री हो, जरा जेल की सफाई वफाई रंग रोगान करके रखो ताकि आपको जिंदगी जेल में ही गुजारनी है। अब बताइए, आप सभी ने हाल ही में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का, मुंबई की कोर्ट का फैसला सुना होगा। इस फैसले से साफ हो गया है कि किस तरह यूपीए सरकार, उसका एकमात्र एजेंडा था किसी भी प्रकार से मोदी को फंसाओ, और अमित भाई को तो उन्होंने जेल में डाल भी दिया था। सीबीआई में दखलंदाजी के आरोप झेल रही मोदी सरकार ने इस बयान के जरिए एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। इस भाषण की दूसरी अहम बात आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण पर है। पीएम मोदी ने साफ किया कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छेड़े बिना शिक्षण संस्थानों में 10% सीटें बढ़ाई जाएंगी। पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी, उनके हक को छेड़े बिना, छीने बिना भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा में 10% वृद्धि भी की जाएगी। भाइयों और बहनों, यानी शिक्षा में जो आज सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि भले ही उनकी सरकार में सारी समस्याएं दूर नहीं हो पाई हों, लेकिन सरकार ने कोशिश पूरी की है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अयोध्या विवाद को लटकाने का आरोप भी लगाया। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने सारी व्यवस्थाओं का कायाकल्प कर दिया है। हाँ, मैं ये जरूर दावा करता हूं और आज भी कर रहा हूं कि देश को आगे बढ़ाने में हमारी व्यवस्था में जो कमियां थी उसे दूर करने का हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए, इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। भाइयों और बहनों, हमें कांग्रेस का यह रवैया भूलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 में जीत का इरादा जताते हुए दावा किया कि देश में लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रहेगी।